स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं इक्विलिब्रियम इन फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। तो यहां पर स्टार्ट करें हम इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर। फिजिक्स में हम इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस और टॉर्क्स पढ़ते हैं। वहां इक्विलिब्रियम का जो मीनिंग है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। हर इक्विलिब्रियम का अपना एक मीनिंग होता है, अपनी एक कंडीशंस होती हैं। लेकिन यह इक्विलिब्रियम फोर्सेस का या टॉर्क का नहीं है, यह इक्विलिब्रियम प्रोसेस का है। इसका मतलब साफ है, दो प्रोसेस होंगी और दोनों प्रोसेस एक दूसरी प्रोसेस को अपोजिट प्रोसेस होगी। और ऐसी प्रोसेस फिजिकल प्रोसेस भी हो सकती है और केमिकल भी हो सकती है। तो हम देखेंगे फिजिकल प्रोसेसेस की इक्विलिब्रिया सबसे पहले हम देखेंगे, उसके बाद केमिकल प्रोसेसेस का इक्विलिब्रिया देखेंगे। और केमिकल प्रोसेस की इक्विलिब्रिया में केमिकल इक्विलिब्रिया डिफरेंट केमिकल्स के बीच होता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच होता है, और साथ ही साथ आयनिक इक्विलिब्रिया भी पढ़ेंगे। तो फिजिकल इक्विलिब्रिया का एक एग्जांपल हम लेते हैं और बात करते हैं उस पर। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है H2O, वाटर। वाटर L मतलब लिक्विड स्टेट में वाटर है। इट गिव्स दैट वाटर वेपर, दैट इज द गैसेस स्टेट। और ऐसा कब देखने में आता है? अगर हम एक क्लोज वेसल लेते हैं, जैसा कि हमने पहले भी वेपर प्रेशर वाले पार्ट में देखा था। वाटर लेते हैं वहां पर और यह वैक्यूम है, इस वैक्यूम में वाटर की वेपर्स होंगी। अब आपने इसे पहले वैक्यूम्ड कर दिया था ताकि वहां दूसरी कोई और गैस ना हो। अब यहां पर आप देख सकते हैं वेपर है। तो वेपर अगर इनफ प्रेशर अटेंड कर लेगी तो यह सैचुरेटेड वेपर स्टेट में पहुंच जाएगा, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर अटेंड कर लेगा। और उस केस में आप यह देखेंगे जितना वेपर्स होता है, हर प्रेशर, चाहे वो प्रेशर कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, वेपर का कंडेंसेशन भी साथ ही साथ चलता है। तो वेपोराइजेशन भी चलता है और कंडेंसेशन भी चलता है। ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस हैं। और इसे डिनोट करने का तरीका है, ये डबल एरो है। इस डबल एरो का मतलब यह प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रहा है और रिवर्स डायरेक्शन में भी हो रहा है। और इसका मतलब यह इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो चुका है। तो यह फिजिकल चेंज है। और ऐसे इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो इनका कॉन्सेंट्रेशन होता है, जो इनकी दोनों फेस की जो क्वांटिटी होती है, उनका एक फिक्स रेशियो होता है, उनका एक फिक्स रेशियो होता है। और इनका मिक्सचर जो है बेसिकली कहलाता है इक्विलिब्रियम मिक्सचर, इक्विलिब्रियम मिक्सचर। और यह स्टेट जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट है। क्यों डायनामिक इक्विलिब्रियम है? क्योंकि डायनामिक है, आप देख सकते हैं दोनों प्रोसेस वहां पर हो रही है, कोई एक प्रोसेस नहीं हो रही है, दोनों प्रोसेस हो रही है। और क्योंकि आप देख सकते हैं प्रोसेसेस आर हैपनिंग देयर, दैट मींस इट इज इन डायनामिक कंडीशंस। और ये डायनामिक कंडीशंस में जो इक्विलिब्रिया हो रहा है, दोनों प्रोसेस एक दूसरे के अपोजिट है और दोनों की रेट इक्वल है। दोनों प्रोसेस का रेट इक्वल है, जितना अमाउंट ऑफ वाटर कंडेंस हो रहा है उतना वेपोराइज भी हो रहा है। तो इसे कहा जाता है डायनामिक इक्विलिब्रिया। दिस इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। So this is very simple to understand what is the physical equilibrium. तो फिजिकल इक्विलिब्रिया को हम पढ़ने जा रहे हैं और उसके बाद में हम केमिकल प्रोसेसेस का इक्विलिब्रियम देखेंगे। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक है और कितने तरह के फिजिकल इक्विलिब्रिया है उसे हम समझते हैं। सॉलिड और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रिया होता है, सॉलिड फेज और लिक्विड फेज के बीच इक्विलिब्रिया होता है किसी एक सब्सटेंस की। लिक्विड और गैसियस स्टेट के बीच इक्विलिब्रियम होता है। इसी तरह से सॉलिड और गैसेस स्टेट के बीच इक्विलिब्रियम होता है। हर एक इक्विलिब्रियम को समझते हैं अलग से। तो आगे देखते हैं हम। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। अगर आप एक क्लोज वेसल लेते हैं, क्लोज कंटेनर लेते हैं और इनफैक्ट उसे इंसुलेट भी करते हैं। इंसुलेट करने का मतलब है कि वहां कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो आपने एक इंसुलेटेड क्लोज्ड वेसल लिया है, दिस इज एग्जैक्टली कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम।
तो इस आइसोलेटेड सिस्टम में आपने, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब नो हीट नो मास कैन बी ट्रांसफर्ड। इस आइसोलेटेड सिस्टम में अगर आपने यहां पर कुछ आइस लिया है, सपोज यू आर टेकन सम आइस, ice with the temperature 0 degree Celsius, and there is water also, water is also there, और वाटर का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या होगा, हमें अच्छे से पता है 0 डिग्री सेल्सियस जो है आइस के लिए मेल्टिंग पॉइंट है और वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट है। ऑब्वियसली 0 डिग्री सेल्सियस जो है आइस के लिए मेल्टिंग पॉइंट है और वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट है। और हाँ, ऑब्वियसली यहां मैंने जो प्रेशर लिया है उसे नॉर्मल प्रेशर होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो दैट दिस इज द नॉर्मल मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट। अब अगर आप इसमें से हीट बाहर निकालते हैं, हीट अगर बाहर निकालते हैं तो आइस जो है वो फॉर्मेशन होगा, जो वाटर है वो आइस फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर आपने हीट सप्लाई करा तो जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगा और वाटर फॉर्मेशन ज्यादा होगा। जितना हीट सप्लाई करेंगे आइस मेल्ट होके वाटर कन्वर्जन हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं 1 ग्राम आइस से वाटर कन्वर्ट करने के लिए आपको 80 कैलोरी पर ग्राम लेटेंट हीट होती है। यह हम जानते हैं, फिजिक्स में हमने पढ़ा है, दूसरे चैप्टर्स में भी पढ़ते हैं, कैलोरीमेट्री में पढ़ते हैं हम। लेकिन मैं ना तो हीट देना चाहता हूं ना हीट निकालना चाहता हूं, तो अब क्या होगा, आइस और वाटर जो है वो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में होंगे। आइस सॉलिड स्टेट है, वाटर लिक्विड स्टेट है, तो यहां सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम है और डायनामिक इक्विलिब्रियम है, नॉट जस्ट द इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब यह हुआ कि आइस जो है वो वाटर में फॉर्म हो रहा है और वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो रहा है, दोनों इक्वल अमाउंट में हो रहे हैं। दोनों प्रोसेस जो है वो दोनों अपोजिट प्रोसेस है, दोनों एक साथ चल रही है, सेम रेट से चल रही है। और अगर आपने हीट सप्लाई किया तो थोड़ा सा आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इससे केवल क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो चेंज हो जाएगा, जो वाटर और आइस के मास का रेशियो है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन रहेगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर, सिस्टम का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और दोनों वहां पर प्रेजेंट है। तो इसमें क्या खासियत है, इसकी खासियत आप देखिए, हर इक्विलिब्रियम की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो हम देखते हैं व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक हियर। इसका कैरेक्टरिस्टिक आप देखिए, इसका कैरेक्टरिस्टिक देखिए। पहला तो यह है कि सिस्टम आइसोलेटेड है, दूसरा है प्रेशर कांस्टेंट, क्योंकि अगर प्रेशर चेंज होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट चेंज हो जाता है, उससे भी फर्क पड़ेगा। टेम्परेचर इज ऑल्सो कांस्टेंट हियर, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर नॉर्मल प्रेशर पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया तो सारा आइस मेल्ट हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, फिर न तो आइस और वाटर रहेगा, केवल वाटर रहेगा, आइस रहेगी नहीं, तो कैसा इक्विलिब्रियम होगा फिर। तो न तो आइस रहेगा ना इक्विलिब्रियम रहेगा फिर। तो दैट सिंपल, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम बड़ा आसान है समझना। इसी तरह से हमारा लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम होता है, उसे देखते हैं। लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, अगर आप यहां पर एक वेसल में, क्लोज्ड कंटेनर में लिक्विड लेते हैं, सपोज दिस इज वाटर, यहां इवाक्यूएटेड है, कोई भी एयर नहीं है, वाटर की ही वेपर्स हैं। और यहां पर मरकरी फिल किया हुआ है, इट इज द मरकरी, इस तरह की पाइप में मरकरी फिल किया हुआ है। तो आप क्या देखते हैं, आप देखिए यह मरकरी लेवल जो है वह प्रेशर बताएगा, मरकरी लेवल में जो डिफरेंस है वह प्रेशर डिफरेंस बताएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंस, और अंदर के प्रेशर में जो डिफरेंस है वह बताएगा। ऑब्वियसली
अगर आपने टेम्परेचर राइज किया तो ज्यादा वेपर प्रेशर बढ़ेगा, यह बात हम जानते हैं। यहां पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, यहां पर एग्जैक्टली यह हो रहा है कि वाटर जो लिक्विड फेज में है वह गैसियस फेज मतलब वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहा है, और इसी तरह से वेपर जो है कंडेंस भी हो रही है एट द सेम टाइम। इस इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर का बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इक्विलिब्रियम जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, ज्यादा वेपर्स बनेगी। तो इस इक्विलिब्रियम का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इस इक्विलिब्रियम का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहला कैरेक्टरिस्टिक, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, क्योंकि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम तो रहेगा, नए पॉइंट पे चला जाएगा, लेकिन वेपर और वाटर के जो मास है उसमें डिफरेंस आ जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब साफ है, वेपर प्रेशर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो वेपर प्रेशर कांस्टेंट होगा। जितना कंडेंसेशन हो रहा है उतना वेपर फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज द सिंपल थिंग। तो आप अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रिया जो है वह डेफिनेटली मेंटेन रहेगा, डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट पॉइंट पर मेंटेन रहेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए आप हीट सप्लाई कर सकते हैं, हीट सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम में से वेपर्स को बाहर जाने के लिए रास्ता नहीं होना चाहिए। अगर वेपर्स बाहर चली गई तो और वेपर्स फॉर्म होगी, और वेपर्स फॉर्म होगी, और वेपर बाहर चली जाएगी। इस तरह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यह सिस्टम आइसोलेटेड नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन क्लोज्ड सिस्टम होना चाहिए। क्लोज्ड सिस्टम का साफ मतलब है मास कैनॉट बी एक्सचेंज बट एनर्जी कैन बी supplied to the system or can be taken from the system. That is very simple. तो ये क्लोज सिस्टम है, वेपर्स को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वेपर्स अगर बाहर जाएंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि ओपन कंटेनर में अगर आपने वाटर बॉईल करना शुरू किया तो आप जानते हैं क्या होता है। ओपन कंटेनर में अगर आपने वाटर बॉईल करना स्टार्ट किया तो सारा वाटर बॉईल अप हो जाएगा, यहां कुछ भी नहीं बचेगा, तो इक्विलिब्रियम रहेगा ही नहीं। जबकि यहां कंटेनर क्लोज्ड है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर ए पर्टिकुलर टेम्परेचर वेपर प्रेशर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। तो आप कह सकते हैं फॉर ए टेम्परेचर वीपी इज कांस्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड सिस्टम इज क्लोज्ड, दैट इज वेरी सिंपल ऑल्सो। तो ये चीजें आपको सिर्फ समझना है, मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, कोशिश भी नहीं करना है मेमोराइज करने की, अपने आप समझ में आ जाना चाहिए। दैट शुड बी द स्टडी। तो आगे देखते हैं हम। एंड सिमिलरली एक क्लोज सिस्टम में सॉलिड गैस इक्विलिब्रिया भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, होता है इनफैक्ट। दिस इज क्लोज्ड सिस्टम एंड यू कैन सी सॉलिड एंड गैस फेज इक्विलिब्रिया। यह उन सब्सटेंस में होता है जो सब्लिमेशन शो करते हैं, जिनमें सब्लिमेशन होता है, जैसे कैम्फर, जिसे आप कपूर कहते हैं। कपूर की गंध देखते हैं आप, कपूर कभी पिघलता नहीं है, वो सीधे सब्लिमेट होता है, सॉलिड टू गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, या वेपर फॉर्म जिसे आप कह सकते हैं। फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों टर्म्स ली जा सकती है, दोनों टर्म यूज कर सकते हैं हम। तो ऑब्वियसली क्लोज सिस्टम है, आप अगर हीट सप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा और वेपर फॉर्मेशन होगा, सिमिलरली लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम जैसा। दैट्स इट। तो यहां एक टेम्परेचर पर प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो आप कह सकते हैं फॉर ए फिक्स्ड टेम्परेचर वेपर प्रेशर इज फिक्स्ड। तो आगे देखते हैं हम।
equilibria involving dissolution of solids in liquids. Dissolution of solids in liquid. Simple example is that you have water, और वाटर में आप अगर सॉल्ट डिसॉल्व करते हैं या शुगर डिसॉल्व करते हैं, तो मैं शुगर लेना चाहता हूं, क्योंकि सॉल्ट की केस में आयनिक इक्विलिब्रिया भी होगा, लेकिन अभी हम केवल फेस डिसोल्यूशन को ही देखना चाहते हैं। तो शुगर अगर आपने डिसॉल्व किया तो डिसॉल्व हो जाता है। अगर आपने आधा चम्मच डिसॉल्व किया, 1 चम्मच डिसॉल्व किया हो जाएगा, 2 चम्मच डिसॉल्व किया थोड़ा सा हो सकता है कि पूरी तरह से ना हो, लेकिन आपने एक लिमिट से ज्यादा डिसॉल्व कर दिया तो शुगर जो है वह नीचे पहुंच जाएगा अनडिसॉल्व फॉर्म में। इसका मतलब मैक्सिमम जो डिसॉल्व हो सकता है वो हो चुका है, और यह डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। और ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ने से डिसोल्यूशन इंक्रीज होता है, डिक्रीज भी हो सकता है, डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए डिफरेंट हो सकता है। तो फॉर अ फिक्स्ड टेम्परेचर solubility is fixed, or you can say solubility मतलब saturated concentration of substance. Obviously that substance is a solid substance in liquid. तो यह जो है solubility जो है वह टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। साफ लिखना चाहिए हमें, solubility depends on temperature. दैट इज वेरी सिंपल। अगर आपने ज्यादा शुगर डिसॉल्व करना है तो आप इसको और हीट अप करें, टेम्परेचर इंक्रीज करें तो थोड़ा शुगर और डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक फिक्स टेम्परेचर पर एक मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी जो है वह मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन अटेन कर लेगा, जिसे हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। दिस मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। और इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी कहा जा सकता है, इसे आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन कह सकते हैं। और इनफैक्ट जो अनडिसॉल्व शुगर है आप देख सकते हैं बॉटम में कलेक्ट हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। लेकिन यहां भी इस शुगर में और लिक्विड में जो डिसॉल्व शुगर है उसमें एक इक्विलिब्रिया होगा। वो इक्विलिब्रिया बड़ा सिंपल सा है, यह शुगर डिसॉल्व भी होगी और फिर से प्रेसिपिटेट भी होगी। तो दोनों प्रोसेस चलते रहेंगे हमेशा, यहां पर दोनों प्रोसेस चलते रहेंगे इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में। इसे कैसे लिखा जाता है हम समझते हैं। इसे इस तरह से लिख सकते हैं आप, शुगर जो सॉल्यूशन में है दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन द वाटर। यह शुगर सॉलिड फॉर्म में हो जाएगी कन्वर्ट, यहां प्रेसिपिटेट हो जाएगी, और यह सॉलिड वाली शुगर जो है वह सॉल्यूशन में चली जाएगी। तो ये दोनों प्रोसेस इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में चलते रहेंगे, और यह पॉइंट जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ऑब्वियसली दिस इज एन इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इसका कैरेक्टरिस्टिक आप देख सकते हैं, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। मैंने कहा डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, मैंने यह नहीं कहा है कि इंक्रीजेस विद टेम्परेचर और डिक्रीजेस विद टेम्परेचर, मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा है। इसलिए शुगर के लिए जरूर यह इंक्रीज होगा, क्योंकि शुगर जब आप डिसॉल्व करते हैं तो आपको थोड़ा सा ठंडा महसूस होता है, क्योंकि शुगर डिसॉल्व होने पर थोड़ी सी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो आप अगर हीटअप करेंगे तो ज्यादा डिसॉल्व होगा। इस बात को हम ज्यादा अच्छे से समझेंगे जब हम ली चाटेलर प्रिंसिपल पढ़ेंगे। तो इसी चैप्टर में आगे जब इसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा कि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है। अभी मैंने जो कहा है मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझ गए हैं। तो आगे देखते हैं हम गैसेस इन लिक्विड्स। गैसेस भी लिक्विड्स में डिसॉल्व हो जाती है, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप देखते हैं, आपका जो कोक का बोतल होता है, इस बोतल में CO2 फिल होता है, और
CO2 गैस जो है वो बहुत अच्छे से वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। नॉर्मल प्रेशर पर भी अच्छी खासी अमाउंट जो है CO2 का वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। तो CO2 जो गैस है वह यहां पर इक्विलिब्रियम में है। CO2 गैस है यहां पर, और CO2 लिक्विड में डिसॉल्व भी है। इनफैक्ट आप कह सकते हैं CO2 इन सॉल्यूशन, और यह दोनों इक्विलिब्रियम में है। जितना CO2 यहां से डिसॉल्व होगा उतना फिर से बाहर भी आ जाएगा लिक्विड से। तो यह इक्विलिब्रियम जो है वो फिक्स्ड है। यह सिस्टम ऑब्वियसली क्लोज्ड सिस्टम है, और इस इक्विलिब्रियम के जो रूल्स हैं वो हेनरीज लॉ से गिवन है। हेनरी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने यह लॉ दिया था। कितना अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व होगा वाज गिवन बाय हेनरीज लॉ। दैट इज वेरी सिंपल लॉ बेसिकली। तो इसे देखते हैं क्या है ये लॉ। हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट the mass of a gas mass of a gas mass of a gas dissolved mass of a gas dissolved in a given mass of a solvent at any temperature, इस बात का ध्यान रखिए, at any temperature is proportional to pressure, is proportional to the pressure of the gas above the solvent. Now you can see this is the gas which is above the solvent, और यहां CO2 को जितना प्रेशर आप करेंगे उतना ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, और वहां हेनरीज लॉ वर्कआउट करेगा। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे, गैस का अमाउंट इंक्रीज करेंगे, तो और ज्यादा गैस डिसॉल्व हो जाएगी। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। आप कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हम मोल फ्रैक्शन देखना चाहिए हमें। तो आगे देखते हैं हम। इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग केमिकल सिस्टम्स, केमिकल प्रोसेस के इक्विलिब्रिया को हमें समझना है। यहां से जे के सिलेबस में है ये सब कुछ, AIEEE के सिलेबस में भी है, लेकिन फिजिकल प्रोसेस का इक्विलिब्रिया जो है वो हमें ज्यादा प्रॉब्लम्स उस पर नहीं पूछी जाती है। इनफैक्ट जेई के सिलेबस में नहीं है, और वो केवल AIEEE AIPMT के सिलेबस में है, लेकिन फिर भी उसे समझना जरूरी होता है। हमारे कंसेप्ट तभी क्लियर होंगे केमिस्ट्री के बारे में जब ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम अच्छे से समझ सकें। जहां तक न्यूमेरिकल पोर्शन की बात है तो वो केमिकल इक्विलिब्रिया पर काफी अच्छे पूछे जाते हैं, और काफी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम मिलेगी आपको हमेशा। तो केमिकल इक्विलिब्रिया को समझता है किस तरह से होता है, क्यों होता है, और उसे हम किस तरह से एनालिसिस करते हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, इनकी रिएक्शन से हमें मिलता है C+D, लेकिन यह एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। जैसा कि आप जानते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है उसमें अगर आप देखिए A+B मिलकर C+D का फॉर्मेशन होता है, C+D से A+B का फॉर्मेशन होता है। तो आप देख सकते हैं एक पॉइंट ऐसा होगा जब ये इक्विलिब्रियम में होंगे। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब इनके कॉन्सेंट्रेशन जो है वह कांस्टेंट हो जाएंगे। उस वक्त जितना C+D फॉर्म हो रहा है उतना A+B भी फॉर्म होगा। तो फॉरवर्ड रेट रिएक्शन जो है वह बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होगा। जैसा कि आपने थर्मोडायनामिक्स में देखा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वह टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, बिल्कुल डिपेंड करता है। एंट्रोपी पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है।
लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन अगर वहां पर पॉसिबल है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इक्विलिब्रियम अटेन होता है। यह इक्विलिब्रियम जो पॉइंट है वह डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट प्रेशर, डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। लेकिन किसी एक फिक्स्ड प्रेशर, फिक्स्ड टेम्परेचर कंडीशंस के लिए हम इसे देखें तो यह इक्विलिब्रियम पॉइंट की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है। उस कैरेक्टरिस्टिक को हमें समझना है। यह बात बड़ी आसानी से समझी जा सकती है। अगर आपने एक कंटेनर में सिर्फ ए और बी को इंट्रोड्यूस कराया, सेम टेम्परेचर प्रेशर मेंटेन किया, तो ए प्लस बी से आपको सी प्लस डी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। यह फॉरवर्ड रिएक्शन है, तो आप कह सकते हैं यह फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है। अगर सी और डी प्रोड्यूस हुआ है तो यहां पर एक बैकवर्ड रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। सी प्लस डी से आप देखेंगे ए प्लस बी फॉर्मेशन होगा, तो बैकवर्ड रिएक्शन भी स्टार्ट हो गया। आपने सिर्फ ए और बी को यहां इंट्रोड्यूस किया था। टेम्परेचर प्रेशर की पर्टिकुलर कंडीशंस में सी प्लस डी भी प्रोड्यूस होना शुरू होगा। एक बात बिल्कुल क्लियर है, सबसे पहले ए और बी था, उसका अमाउंट सबसे ज्यादा था। सी प्लस डी थोड़ा सा फॉर्म होगा, लेकिन जितना भी फॉर्म होगा वह ए प्लस बी का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा। सी प्लस डी का फॉर्मेशन फास्ट होगा क्योंकि ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली हमने ए और बी को ही लिया है, इसलिए ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। तो फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ज्यादा होगा, बैकवर्ड रिएक्शन रेट कम होगा। तो बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है यहां पर और फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है। बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है। लेकिन यदि आप सिर्फ सी और डी को लेते हैं तो सी और डी से मिलकर आपको ए प्लस बी मिलेगा फॉर द सेम टेम्परेचर प्रेशर। क्योंकि यह रिएक्शन रिवर्सिबल है, सी प्लस डी से ए प्लस बी मिलेगा और ए प्लस बी से ए प्लस बी अगर थोड़ा सा फॉर्म हुआ है तो उससे सी प्लस डी फॉर्म होना शुरू होगा। तो अगर हम देखें तो यहां पहले फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट जो है वह ज्यादा होगी, धीरे धीरे फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट कम होगी। क्यों कम होगी इसे हम समझ सकते हैं यहां पर अच्छे से। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो पहले सी प्लस डी से फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रेट है, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। रेट ऑफ रिएक्शन, तो सबसे पहले हम देखें फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट जो है वो धीरे धीरे कम होगी और कांस्टेंट हो जाएगी। कम क्यों हो रहा है? क्योंकि आप ए से ए प्लस बी मिलाकर सी प्लस डी फॉर्म होगा, तो ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो ऑब्वियसली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो कंपाउंड आपके क्रिएट हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनके प्रोड्यूस होने की रेट स्लो होगी। लेकिन साथ ही साथ शुरुआत में सी प्लस डी नहीं था यहां पर, लेकिन जैसे ही सी प्लस डी का फॉर्मेशन हुआ है बैकवर्ड रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहां बैकवर्ड रिएक्शन भी स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे बैकवर्ड रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों का रेट सेम हो जाएगा। ऐसा क्यों? आप देख सकते हैं बैकवर्ड रिएक्शन शुरू में उसका रेट कम था, दिस इज बेसिकली टाइम। बैकवर्ड रिएक्शन का रेट शुरू में कम था, अब बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सी प्लस डी फॉर्म हो गया है, तो भाई सी प्लस डी अगर फॉर्म हुआ है तो ए प्लस बी बनेगा। ए प्लस बी तेजी से सी प्लस डी फॉर्मेशन होगा, लेकिन जितना तेजी से सी प्लस डी बनेगा उतना तेजी से ए प्लस बी भी बनेगा। तो एक पॉइंट जरूर ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन फिक्स्ड हो जाएगा, ए बी सी डी सबका फिक्स्ड हो जाएगा। लेकिन जो कॉन्सेंट्रेशन फिक्स्ड हो जाएगा इसका मतलब यह मत समझिए कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाएगा, दोनों साइड, इस साइड और इस साइड का कॉन्सेंट्रेशन या अमाउंट इक्वल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। किसी एक पॉइंट पर पहुंच जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, concentration will become constant, not equal. That is very important point. तो concentrations को अगर हम देखें तो उसका भी डायग्राम बना सकते हैं हम। तो शुरुआत में अगर आप concentration के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, with the time
कॉन्सेंट्रेशन ए प्लस बी का अगर आप देखें तो वह कम होगा, ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन देखें यहां तो वह कम होगा, लेकिन आप सी या डी का कॉन्सेंट्रेशन देखें तो वह इंक्रीज होगा। विद द टाइम यह कांस्टेंट हो जाएंगे, इसका मतलब यह नहीं कि इक्वल हो जाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल हो जाएंगे। जितना सी प्लस डी बन रहा है उतना ए प्लस बी बन गया उसी रेट से, इसका मतलब कोई कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा। दैट इज वेरी सिंपल। तो यहां पर हो क्या रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन दोनों एक डायरेक्शन में इक्वल हो गए, फॉरवर्ड बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल हो गए। दैट मीन्स इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। और इस इक्विलिब्रियम का कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसे समझने की कोशिश करना है। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं Kc। कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं बाद में बताऊंगा, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc कैलकुलेट किया जाता है यहां से,